न्यूज में हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजनांदगांव जिले के अर्जुनी पहुंची भाजपा की परिवर्तन यात्रा। दसवीं गारंटी कार्ड को लेकर आपने की आम सभा। बेमेतरा जिले के बस्ती और बाजार इलाके में घुसा सुरही नदी का पानी, कई वार्ड का संपर्क कटा। राजनांदगांव पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने 127 किलो चांदी और 3 किलो सोना बरामद किया। भगवान श्री गणेश की आकर्षक प्रतिमाओं का निर्माण अंतिम चरण में। स्कूली बच्चों को ले जा रही बस में लगी आग, पुलिस की सूझबूझ से सभी सुरक्षित। स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। नदी पर पुल नहीं होने से जान जोखिम में डालकर एनीकट पार कर रहे लोग। जगदलपुर में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत किए जा रहे विभिन्न आयोजन। स्वास्थ्य केंद्र के स्थल चयन का लोगों ने किया विरोध। नेशनल हाईवे को लेकर हो रही राजनीति। परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिवासी समाज द्वारा 50 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। बारिश के चलते गंडई क्षेत्र के कई घरों में भरा पानी। कोरबा में करंट के चपेट में आने से युवक घायल, बिजली तार चोरी की आशंका। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अर्जुनी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का विशाल जनसभा आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एवं प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा एक्टिव मोड पर है और विधानसभा चुनाव में विजय के संकल्प के साथ दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी की आराधना और विशाल आम सभा के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में दूसरी बार परिवर्तन यात्रा का आगाज किया गया है। इस यात्रा के राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत अर्जुनी में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया एवं इस अवसर पर पूरे विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रोड शो व स्वागत सभा का आयोजन भी किया गया। इस परिवर्तन यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित सांसद संतोष पांडे और वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार यहाँ बना रहे हैं, लोग तैयार हैं डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए। ऐश्वर्य श्याम के साथ इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अब कमर कस चुकी है। एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनता को संबोधित करने जगदलपुर के लाल बाग मैदान पहुंचे। जगदलपुर में आयोजित इस सभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए 10वीं गारंटी कार्ड भी जारी किया। यह 5 महीनों में राज्य के भीतर दोनों नेताओं का तीसरा चुनावी यात्रा है। जगदलपुर शहर के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। आम आदमी पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए 9 गारंटी का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, जबकि आज किसान और आदिवासियों के लिए 10वीं गारंटी की घोषणा की है। अपने संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि हमारी गारंटी अलग है, बाकी पार्टियों की गारंटी अलग है। उन्होंने कहा, आज मैं जगदलपुर की लाल बाग मैदान में 10वीं गारंटी देकर जा रहा हूं।
केजरीवाल ने आप पार्टी की गारंटी के बारे में बोलते हुए कहा कि हमारी पार्टी के द्वारा 24 घंटे बिजली और सभी के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, नवंबर तक का बकाया बिल माफ, दिल्ली की तर्ज पर निशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निजी स्कूलों की स्कूल फीस की जांच की जाएगी, सभी सरकारी स्कूलों का विकास करेंगे, दिल्ली की तर्ज पर निशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, रोजगार की गारंटी, हर बेरोजगार के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली के तर्ज पर बुजुर्गों के लिए तीर्थयात्रा योजना चलाई जाएगी। ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी, सशस्त्र बल के शहीदों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। आखिरी गारंटी आदिवासी और किसानों के लिए है, लेकिन इसके लिए दोबारा आऊंगा और सभा करके किसानों और आदिवासियों पर बात करेंगे। कि मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। हमें वोट दो, हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आपके घर के लोगों का अगर बीमार होंगे तो उनके इलाज का इंतजाम करेंगे। कोई पार्टी नहीं बोलती है, केवल आम आदमी पार्टी बोलती नहीं है, करके दिखाया है। जगदलपुर से बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर की लाइफलाइन सुरही नदी का लगातार बारिश होने के कारण जल बढ़ने से नगर में कोहराम मचा हुआ है। सुबह से सुरही नदी का जल स्तर बढ़ने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा, जिसमें नगर के विभिन्न वार्डों एवं ग्रामीण इलाकों सहित मुख्य मार्ग में स्थित व्यवसायिक परिसर की दर्जनों दुकान, आवासीय घर, स्कूलों, गौठान, बाजार सहित विभिन्न इलाकों में नदी का पानी घुस चुका है। सुरही नदी का जल स्तर बढ़ने से नगर के विभिन्न वार्डों का अपना संपर्क टूट गया, वहीं आवागमन भी प्रभावित हुआ है। नगर में इस तरह की स्थिति आज से 3 वर्ष पूर्व नजर आई थी, जिसमें तत्कालिक समय में सुरही नदी अपनी विकराल रूप लेते हुए पूरे आधे बस्ती को बाढ़ ने अपनी चपेट में लिया था। वहीं एक बार फिर बाढ़ ने नगरवासियों को आफत में डाल दिया है। देवकर में बाढ़ का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पर कई इलाकों में पानी घर में घुस चुका है। वहीं भारी नुकसान की आशंका देखी जा सकती है। इस समय बेमेतरा राजनांदगांव आवागमन बंद हो चुका है। वहीं नगर के छोटा पुल डूबने से बड़े पुल के ऊपर से कवर्धा रायपुर का आवागमन हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का असर देखा गया है। देवकर तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव सुरही नदी के तट पर स्थित हैं। 3 दिनों से नदी उफान के कारण काफी भयावह नजर आ रहा है, जिसमें मोहगांव, भोजेपारा, बुधवारा, बासिन, डेहरी, देऊरगांव, सिघानपुरी, लालपुर आदि गांव का संपर्क देवकर से टूट चुका है। सुरही नदी में बहुत ही भयानक स्थिति हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा रात से पानी उतर रहा है तो लगता है कि ज़्यादा नुकसान नहीं, लेकिन बस्तियों में घुस चुका है। जैसे व्यावसायिक परिसर है, भी पारा है, बीच पारा है, वहाँ नुकसान की स्थिति को अंदाजा लगाया जा सकता है। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। हम पहुंचे हैं राजनांदगांव के जिले के विकासखंड डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 में। यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालते हैं। हमारे कॉलेज में जो छेड़खानी हो रहा है महिलाओं को, आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। बीच में बहुत सारा हादसा हो रहा था, कई लोग का मौत भी हो गया इस रोड के कारण। हो सके तो झिल्ली विल्ली बंद करवा दे और प्लास्टिक के सामान जितना भी आता है वो मतलब बंद करवा दे। कल के समय में बेरोजगारी तो बढ़ी गई है, साथ में शिक्षा का स्तर जो है बहुत कम हो गया है। तो पहले गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा सही करे। हाथ जोड़ के घर घर जाके वोट मांग सकते हैं, आए तो मोहल्ले में जाके घर घर जाके दुख सुख पूछ सकते हैं, आए उसके बाद उसको दुख सुख को बांट सकते हैं। ये सरकार विकास कर ही ना बोला वोट दे, वोट चाहे भाजपा रहे कांग्रेस रहे। होता सभी क्षेत्र में जो रोजगार है उसका जितना हो सके जो सीट वगैरह तब खोलने की प्रयास करें। और मेरा मानना ये है अभी तो खोलेंगे, सभी खोलेंगे, मुझे पता है।
पर जस्ट चुनाव के बाद इसे क्यों बंद कर दिया जाता है? तो मेरा ये मानना है कि चुनाव के बाद भी खोलें। वास्तव में वोट उनको मिलना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा लगातार सार्वजनिक जगहों पर संदिग्धों की जांच की जा रही है। राजनांदगांव कोतवाली पुलिस लगातार सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग कर रही है। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति बस स्टैंड के समीप खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संदेही व्यक्ति से पूछताछ की। इस दौरान उसके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस की गिरफ्त में आए ग्वालियर निवासी आरोपी अनिकेत वर्मा ने पुलिस को बताया कि उक्त गांजा वे ग्वालियर ले जाने के फिराक में था। अनिकेत वर्मा जो कि ग्वालियर के रहने वाला है, मुखबिर सूचना पर मालूम चला कि ये गांजा का परिवहन कर रहा है, जिस पे थाना कोतवाली ने इसे बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है और इसके पास से 10 किलो गांजा इसके पास से प्राप्त हुआ है और जिसके विरुद्ध में 20 भी NDPS के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। कहाँ जा रहा था सर? इसके ग्वालियर जाने की सूचना मिली थी इसकी। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 10 किलो गांजा बरामद करने के साथ ही इस गांजे के संबंध में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी के पास गांजा कहां से आया और इसके तार कहां तक जुड़े हैं, पुलिस अब तक इस दिशा में अपनी जांच कर रही है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्ग पुलिस सख्त नजर आ रही है। उसके तहत दुर्ग पुलिस द्वारा दुर्ग के आमापारा में एक किराए के मकान से 127 किलो चांदी और 3 किलो सोना और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग के कोतवाली थाना टीआई ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि दुर्ग के आमापारा में किराए के मकान पर रहने वाला प्रकाश सिंह के द्वारा बाहर से लाकर 127 किलो चांदी, 3 किलो सोना रखा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना के बाद किराए के मकान पर रेड की गई, जिसमें पुलिस को 127 किलो चांदी और 3 किलो सोना मिला है। इसके साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस सोने और चांदी की कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक आकी गई है। वहीं आगे की जांच की जा रही है। फिलहाल चांदी को बरामद कर लिया गया है। घर से चांदी से संबंधित कोई भी कागज पुलिस को नहीं दिखा सके, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि शख्स चांदी की तस्करी कर कोलकाता से दुर्ग लाया था। पुलिस ने इसकी जानकारी जीएसटी व इनकम टैक्स की टीम को दे दी है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक यहाँ आपापुरा करके एक जगह है जहाँ पर एक व्यक्ति प्रकाश नाम का एक आदमी रुका हुआ है और वहाँ पर में रहकर जो है वो कहीं बाहर से चांदी मंगाता है और उसको बेचता है करके, उसके पास में कोई दस्तावेज नहीं है करके। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जाकर वहाँ पर में रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई करने के पश्चात में वहाँ पर लगभग अभी हम लोगों को 127 किलो के लगभग आसपास में चांदी बरामद हुआ है और आगे इसकी अभी जांच की जा रही है। 102 में उसको जब्ती किए हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं और इस संबंध में इनकम टैक्स और जीएसटी को भी अवगत करा रहे हैं। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा क्षेत्र में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। गणपति बप्पा मोरिया की गूंज अब आगामी दिनों में सुनाई देने वाली है। अंचल में इस बार छोटे आकार से लेकर 8 से 9 फीट तक की प्रतिमाएं बनाई जा रही है। बेमेतरा क्षेत्र में इस बार प्रतिमा रखने में कोरोना गाइडलाइन की पाबंदी नहीं है, जिसकी वजह से इस बार बड़े आकार की गणपति प्रतिमाएं बनाई जा रही है। मूर्तिकार को आकार देने वाले सरदा निवासी मूर्तिकार दुर्गेश साहू ने बताया कि वे बचपन से ही परिवारजनों के साथ परंपरागत रूप से मूर्तियां बना रहे हैं। यहाँ गणेश जी, विश्वकर्मा, दुर्गा माता की प्रतिमाओं का निर्माण कर ऑर्डर के अनुसार बेचा जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल से कोरोना वायरस के कारण उनके व्यापार में काफी फर्क पड़ा था,
लेकिन इस बार सारी पाबंदियां हटने के बाद बम्पर मात्रा में प्रतिमाओं की डिमांड बढ़ी है। मूर्तिकार ने बताया कि वे शुरू से ही काली मिट्टी का ही उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग उन्होंने कभी किया ही नहीं। वर्तमान में गणेश जी की छोटी प्रतिमा 50 रुपए से लेकर बड़ी मूर्ति 10-15 हजार रुपए तक उपलब्ध है। इस बार लोग श्री गणेश के बाल स्वरूप मूर्ति को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भगवान गणेश की मूर्तियों की कीमत में महंगाई का भी असर देखने को मिल रहा है। मूर्तियों में 15 से 20% तक बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि मूर्ति निर्माण में आने वाले सामग्री, लकड़ी, रस्सी, रंग आदि की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है। राम मंदिर में 20 साल से मूर्ति बना रहा हूँ। 10 फीट तक लेकर 6 फीट तक 1 फीट तक मूर्ति बनाया जा रहा है। इसमें छोटे मूर्ति के बहुत मांग हो रहा है। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। भानुप्रतापपुर के ताड़ोकी में चलती बस में आग लगने का मामला सामने आया है। इसमें 17 बच्चे और 2 शिक्षक सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। बस का टायर फटने से आगजनी की बात सामने आई है। घटना शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात्रि 12 बजे अंतागढ़ ताड़ोकी मार्ग पर हुई है। आगजनी की शिकार हुई यह बस नारायणपुर विवेकानंद आश्रम की है, जो बच्चों को लेकर खेल स्पर्धा में शामिल होने बिलासपुर जा रही थी। रात्रि में ताड़ोकी थाने में तैनात संतरी ने देखा कि बस की पहिए में आग लगी है और चालक को इसकी जानकारी नहीं है। तत्काल थाना प्रभारी ताड़ोकी को जानकारी देने पर प्रभारी ने बस का पीछा कर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में बस को रुकवाया और बच्चों, शिक्षकों को सुरक्षित निकाला। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। तब तक बस जल गई थी। इस प्रकार एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बच्चों और शिक्षकों को दूसरी वाहन की व्यवस्था कर भेजा गया। भानुप्रतापपुर से सुमन सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर नोडल अधिकारी के खिलाफ एक विभागीय महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। महिला का आरोप है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शिकायत के बावजूद उन्होंने अपने स्तर पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन महिला ने सीएमएचओ, एसपी और संभाग आयुक्त से शिकायत की है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग के कार्यालय में पदस्थ महिला कर्मचारी ने सीएमएचओ ऑफिस के पदस्थ नोडल अधिकारी डॉक्टर एसके जामगढ़े पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के द्वारा सीएमएचओ एवं पुलिस अधीक्षक दुर्ग से भी शिकायत की गई है, जिसके बाद विशाखा समिति के 5 सदस्यों के द्वारा दोनों ही पक्षों को सुना गया एवं डॉक्टर जामगढ़े को तत्काल कार्य मुक्त करने की अनुशंसा सीएमएचओ से की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम के द्वारा डॉक्टर जामगढ़े को सीएमएचओ कार्यालय से कार्य मुक्त करते हुए मूल पद स्थापना के स्थान शहरी परिवार कल्याण केंद्र सुपेला में भेज जरूर दिया गया है, परंतु डॉक्टर जामगढ़े के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस मामले में आरोप लगाते हुए महिला ने कहा है कि डॉक्टर जामगढ़े द्वारा उन्हें बुरी नीयत से पहले से ही देखा जा रहा था। सर, डॉक्टर एस के जामगढ़े के द्वारा ना मुझे कुछ बातों से मुझे इरिटेट किया जा रहा था। मतलब कि सर, जैसे कि वो मेरे पास आके बैठते थे, है ना, फिर मैं बोलती थी हटो सर, तो बोलते थे अरे नहीं, तुम्हारे पास में और कोई आके बैठे तो तुमको बुरा नहीं लगता। ऐसे गंदी बातें किया करते थे, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे क्या, ऐसा वैसा। तो उस चीज़ों का मैंने विरोध किया सर कि सर मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप मत किया करो करके। तो 2-3 बार ऐसा कुछ कमेंट्स करते थे और जब मैं उनको बोलती थी तो बोलते थे अरे मैं तो मस्ती मज़े में करता हूँ। तो सर मजाक एक लिमिट से होता है, आप इस तरीके से किसी महिला के साथ मजाक नहीं कर सकते। 10 डेज़ के बाद सीएमओ सर के द्वारा ऑर्डर किया गया कि आपका कक्ष जामगढ़े सर के कक्ष में किया जाता है 4 नंबर पे, उन्हीं के बाजू वाले टेबल पे, और आपका सेक्शन भी चेंज किया जाता है। तो सर इससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि वो जो चैलेंज किए थे वो उनने पूरा किया, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि सीएमओ सर ऐसा करेंगे करके, लेकिन फिर भी सर मैं सीएमओ सर के पास ना उस ऑर्डर को लेके गई और मैंने उनको बोला कि सर मुझे कमरा नंबर 4 में नहीं बैठना है, क्योंकि मुझे नहीं बैठना है करके। तो वो बोले कि नहीं
नहीं आपको बैठना ही पड़ेगा और अगर नहीं बैठोगे तो मैं एक्शन लूँगा। और सर ये बातें अगर उनके कमरे में भी कैमरा है लेकिन वो कैमरा डिस्कनेक्ट करके रखते हैं सर, नहीं तो ये चीज़ें भी आज खुले पे सामने आ जाती है ना। उसके बाद फिर सर उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती बोला कि नहीं आपको बैठना ही पड़ेगा। तो सर इससे मैं टॉर्चर हुई और टॉर्चर होने के बाद ना फिर उस ऑर्डर को लेके मैं DHO सर हैं हमारे, जो हमारे नोडल है सर डॉक्टर सतीश कुमार मेश्राम, उनको लेके गई। मैं बोली ठीक है सर आप मुझे बैठने के लिए बोल रहे हैं, मैं बैठ जाती हूँ लेकिन मैं कल से बैठूंगी, मैं आज मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ अपना बाहर लेने के लिए। तो उतने में ही जामगढ़े सर बोलते हैं नहीं तुमको तो बैठना ही पड़ेगा, आज ही तुमको बैठना पड़ेगा, आज ही तुमको कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा। और ये बदतमीजी ना सर उनने बहुत गंदे तरीके से की थी। और उस वक्त ना पूरे ऑफिस में 10 कर्मचारी वहाँ पे बैठे हुए थे, है ना, बहुत लोग बैठे थे, उनके सामने उनने ऐसा किया है सर। अब मैं बोलूँगी नहीं कि कौन गवाह देगा क्या देगा मेरे को नहीं पता, लेकिन ना बहुत लोग थे। उसके बाद मैंने उनको सुना दिया सर कि नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगी ऐसे करके, और बोल के मैं ऊपर आ गई। और जब मैं रोते हुए नीचे उतरी ना तो वो जस्ट पीछे आए हैं सर, जिसका वीडियो क्लिपिंग है, मतलब कैमरे फुटेज है उसका, है ना, तो कैमरा फुटेज है, तो वो फुटेज भी उनके SP सर के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है। और क्या बोलते हैं उस फुटेज में सर वो मेरे पीछे आए हैं और उनने मेरे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। उस समय भी कार्यालय पे बहुत लोग उपस्थित थे जो फुटेज पे दिख रहे हैं। उनने मेरे से बोला कि मैं तुम्हारे पैर पड़ के माफ़ी मांगता हूँ, तुम जैसा चाहोगी वहाँ बैठना, लेकिन प्लीज़ आगे कोई कार्रवाई मत करना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। लेकिन मैंने उनका विरोध किया सर कि नहीं अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब मैं नहीं रुकूँगी, अब मैं लड़ाई शुरू कर दी हूँ सर, तो अंत तक तो मैं करूँगी ही। इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारी JP मेश्राम का कहना है कि महिला द्वारा शिकायत मिलते ही चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK जामगढ़े का तबादला कर दिया गया है। मामले को विशाखा कमेटी के समक्ष भेज दिया था। कल मेरे पास 3:30 बजे ये मामला संज्ञान में आया था और इस पे मैंने जो है तुरंत संज्ञान लिया। मैंने इस पे मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ, उसके अनुसार से मैंने ये विशाखा कमेटी जो है हमारे यहाँ पे उन्हें सूचना दी कि आप जल्दी से इनको बुलाइए और बुलाने के बाद इनका बयान ले करके इसकी रिपोर्ट बनाइए। उन्होंने बयान बना लिया है उनका सबका और रिपोर्ट उनकी बना के दी है कि इन्हें एक स्थान पर नहीं रखा जा सकता, तो कृपया इनके स्थान बदल दें। तो मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए कल शाम को ही डॉक्टर जामगढ़े को उनके मूल पदस्थापना स्थल जो है सुपेला अस्पताल वहाँ के लिए रिलीव कर दिया। ठीक है सर, इसके अलावा घटना के बाद हमारे यहाँ पे आप देखते होंगे स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा महिला कर्मचारी काम करती है और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। यदि कोई किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग भी करता है तो हम उस पर हमारी विशाखा कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन आने पे हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। सस्पेंड वाली कार्रवाई भी कभी देखने को मिली कि इस तरह के केस में? नहीं, इस पे जो कार्रवाई होती है विशाखा कमेटी जो रिकमेंड करती है उसी के अनुसार से ही कार्रवाई निर्धारित की जाती है। देखना होगा कि जिस प्रकार से महिला कर्मचारी ने अपने नोडल अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया है उस पर जल्द से जल्द क्या ऐसी कार्रवाई की जाती है जो और लोगों के लिए सबक बने, क्योंकि दुर्ग के नवनियुक्त संभाग आयुक्त तो जनक लाल पाठक जो है उनके ऊपर पूर्व में एक जिले में कलेक्टर के रूप में पदस्थ रहते हुए एक महिला ने भी उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन उसके बावजूद संभाग आयुक्त के खिलाफ न कार्रवाई की गई बल्कि साल दर साल उन्हें प्रमोशन दिया गया और आज वे दुर्ग के संभाग आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं। अब देखना होगा कि उनके कार्यकाल में दुर्ग जिला में एक विभाग में पदस्थ उत्पीड़ित महिला की सुनवाई होती है या उनके नोडल अधिकारी का पक्ष लेकर उन्हें बचाने का प्रयास जिला प्रशासन करता है। इंडिया टाउन के लिए दुर्ग से मैं वैभव। भानु प्रतापपुर के कोयलीबेड़ा इलाके में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण शव का PM करवाने के लिए उफनती नदी को पार कर कोयलीबेड़ा पहुंचे। यहां नदी पर पुल नहीं बनने का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर क्षेत्र के कोयलीबेड़ा के संबलपुर निवासी बैसाखू राम मंडावी की अचानक मौत हो गई। मामला संदिग्ध होने से शव का पोस्टमार्टम करवाने संबलपुर के ग्रामीणों ने नदी पार कर कोयलीबेड़ा लाया। कांकेर जिले के दूरस्थ अंचल कोयलीबेड़ा मिड़की नदी में पुल नहीं होने से जान जोखिम में डालकर लोग एनीकट को पार कर रहे हैं। यहाँ एनीकट के ऊपर बह रहे पानी को पार ग्रामीण शव को लेकर गए। लगातार हो रहे बारिश से मिड़की नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे रोजमर्रा दैनिक उपयोग का सामान लेने लोगों को दिक्कत हो रही है।
लेकिन इसमें ग्रामीणों को समझाइश दी गई है कि यदि एनीकट से ऊपर पानी हो तो ऐसे में नदी को वो पार ना करें। और ये कोयलीबेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल में चिकित्सक भी हमेशा मौजूद रहते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी भी 24 घंटे की रहती है। और यदि ऐसा कोई शव को पोस्टमार्टम के लिए लाना है तो 1099 जो मुक्तांजलि वाहन है उसको वो कॉल करेंगे तो सब वाहन है वो बिल्कुल तत्काल पहुँचेगा। और इस तरह की सेवाएँ हमारे जिले में 24/7 उपलब्ध है। भानु प्रतापपुर से सुमंत सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। हम पहुंचे हैं राजनांदगांव के जिले के विकासखंड डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 में। यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालते हैं। हमारे कॉलेज में जो छेड़खानी हो रहा है महिलाओं को, आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। बीच में बहुत सारा हादसा हो रहा था, कई लोग का मौत भी हो गया इस रोड के कारण। हो सके तो झिल्ली विल्ली बंद करवा दे और प्लास्टिक के सामान जितना भी आते वो मतलब बंद करवा दे। आजकल के समय में बेरोजगारी तो बढ़ी गई है, साथ में शिक्षा का स्तर जो है बहुत कम हो गया है। तो पहले गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा सही करे। जब हाथ जोड़ के घर घर जाके वोट मांग सकते हैं, आए तो मोहल्ले में जाके घर घर जाके दुख सुख पूछ सकते हैं, आए उसके बाद उसको दुख सुख को बांट सकते हैं। ये सरकार विकास कर ही ना बोला वोट दे वोट, चाहे भाजपा रहे कांग्रेस रहे। होता सभी क्षेत्र में जो रोजगार है उसका जितना हो सके जो सीट वगैरह तब खोलने की प्रयास करें। और मेरा मानना ये है अभी तो खोलेंगे, सभी खोलेंगे मुझे पता है, पर जस्ट चुनाव के बाद इसे क्यों बंद कर दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव के बाद भी खोलें। वास्तव में वोट उनको मिलना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए। जगदलपुर नगर पालिका निगम के तहत इंडियन स्वच्छता लीग का शुभारंभ महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने दलपत सागर आइलैंड से किया। इंडियन स्वच्छता लीग का आगाज करते हुए महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने शहर के विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं को स्वच्छता का शपथ दिलाया। आयोजन के दौरान महापौर के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि, ब्रांड एम्बेसडर, युवोदय के वॉलंटियर, स्कूल के छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिका के द्वारा रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। तत्पश्चात महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने स्वच्छता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसमें शहर में स्वच्छता को लेकर विभिन्न आयोजन आयोजित किए जाएंगे। महापौर ने कहा कि शहर की साफ सफाई हमारी प्राथमिकता है, इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। हम सबको मिलकर हमारे जगदलपुर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाना है। इंडियन स्वच्छता लीग का शासन के निर्देशानुसार 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इस स्वच्छता पखवाड़े में विभिन्न स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छता पखवाड़े में प्रतिदिन शहर के प्रत्येक 4 वार्डों की सफाई अभियान के साथ वार्ड के लोगों को सफाई संबंधी समस्याओं का निदान किया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़े में जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ड के नागरिक, व्यवसायी व अन्य संगठनों को भी इस अभियान में जोड़कर साफ सफाई के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। जगदलपुर से बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। नगर निगम जगदलपुर के अंतर्गत गांधीनगर वार्ड में गंगा मुंडा तालाब के एक छोर में विगत 10 वर्ष पूर्व बनी चौपाटी स्थल पर वर्तमान में स्थानीय पार्षद विक्रम डांगी के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन कराया गया है, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर स्थानीय निवासियों ने इस निर्माण कार्य के स्थल को लेकर विरोध जताया है। स्थानीय निवासियों ने पार्षद विक्रम डांगी से कहा कि वार्ड में बहुत सारे अन्य जगह खाली पड़ी हुई है, ऐसे किसी एक जगह को चयन कर वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। सौंदर्यीकरण की दृष्टि से गंगामुड़ा तालाब के ऊपर 10 वर्ष पूर्व चौपाटी बनाई गई। इस चौपाटी स्थल की खाली जगह को कॉर्केट कर इसका बहुउद्देशीय उपयोग की दृष्टि से इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। चौपाटी के आसपास निवास करने वाले अत्यंत गरीब वर्ग से है। यहाँ पर स्थानीय गरीब परिवार अपने सारे उत्सव, महोत्सव, सुख दुख के कार्य, धार्मिक का भी आयोजन करते हैं। यह जगह वार्ड वासियों के साथ उत्तर पूर्वी भारतीयों का
छठ महापर्व के दौरान भी जब हजारों की संख्या में छठव्रती और उनके परिजन इस स्थल पर आते हैं तो यह मेला के स्वरूप में भीड़ भी होता है। ऐसे में इस जगह पर भवन बनाने पर जगह की उपयोगिता खराब होगी। वार्ड वासियों के निवेदन को स्थानीय पार्षद ने महत्व नहीं दिया। ऐसे में वार्ड वासियों ने निगम आयुक्त की अनुपस्थिति में निगम ई को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया और आग्रह किया कि हॉस्पिटल बनाने का हम विरोध नहीं करते, लेकिन वार्ड में जगह और भी है, उस जगह पर हॉस्पिटल बने। यदि यहाँ हमारे निवेदन सुझाव के बाद भी कार्य प्रगति पर रहेगा तो वार्डवासी इसका विरोध करेंगे। कार्य रुकवाने हेतु वार्डवासी किसी भी स्तर तक अपना विरोध दर्ज कराने को तैयार है। गांधीनगर वार्ड में उप स्वास्थ्य केंद्र का जो काम होने का है, हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो चौपाटी है और चौपाटी में हमारे गांधीनगर वार्ड में जितने भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनका छठी, विवाह, मरनी सब कार्यक्रम होता है, वहाँ सुख दुख का हर कार्यक्रम होता है। तो इस वजह से वहाँ पे छोड़ करके अगल बगल जहाँ भी जगह है गांधीनगर वार्ड में वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बने, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि चौपाटी पे नहीं बनेगा, हम इसका विरोध करते हैं और पूरी गांधीनगर वार्ड की पब्लिक इसका विरोध करती है। धन्यवाद। जगदलपुर से बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे 30 को लेकर भाजपा कांग्रेस में जमकर राजनीति हो रही है। हाल ही में नेशनल हाईवे के गड्ढों को लेकर भाजपाइयों ने चक्का जाम कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया था। वहीं अब नेशनल हाईवे में गड्ढों को लेकर कांग्रेसी भाजपा को जिम्मेदार बता रहे हैं। धमतरी शहर से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे 30 को लेकर कांग्रेसियों का कहना है कि नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के अधीन आता है, जिसके रखरखाव और मरम्मत का जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। लेकिन भाजपा के लोगों को गुमराह करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि भाजपाई अपने विधायक की नाकामी छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे के गड्ढों को लेकर भाजपाई अपने विधायक और सांसद का घेराव कर उनसे पूछें। ये शुरू से नेशनल हाईवे के नाम से नगर निगम को बदनाम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये लोग नेशनल हाईवे में बैठ के धरना देते हैं, जाके नेशनल हाईवे में बैठते नहीं है। नेशनल हाईवे पूरे लोगों को मालूम है, नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है। इनको चाहिए कि नेशनल हाईवे के ऑफिस में जाके बैठे और नेशनल हाईवे के रोड का काम कराए। नेशनल हाईवे में वो पूरा गड्ढा है और आलोचना होती है नगर निगम। नगर निगम उस रोड में चाहे तो भी कोई काम नहीं कर सकता, हमारा अधिकार ही नहीं है। नेशनल हाईवे की अपनी जवाबदारी से भाग रहा है और उसके अतिरिक्त जो गांव के और रोड है जैसे कोलियारी, खरेंगा और दोनर, उस रोड के नाम से मेरे घर का घेराव हुआ। अब जाके अपने विधायक से पूछे भारतीय जनता पार्टी कि वो रोड का निर्माण क्यों नहीं हुआ है। उनकी नाकामी को छुपाने के लिए मेरे घर का घेराव करते हैं। इस टाइप का लोगों को भ्रम में डालते हैं, लोगों को झूठ बोलकर ये लोग ये प्रचारित करने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस का कुछ नहीं कर रही है और हम लोग कर रहे हैं। नेशनल हाईवे का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, अपनी जवाबदारी ले और लोगों को माफ़ी मांगे। आज तक जो तकलीफ हुआ है नेशनल हाईवे के नाम से, लोगों को जो तकलीफ अभी हो रहा है उसके लिए माफ़ी मांगे और तत्काल काम को करवाए। कल समाचार पत्र के माध्यम से मुझे मालूम चला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड में कबड्डी खेल रहे थे नेशनल हाईवे पर। मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है। सेंट्रल की रोड, सेंट्रल में बैठी मोदी सरकार, इनकी सरकार, उसके खिलाफ खुद उन्हीं की पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं। उनकी विधायक, उनको विधायक का घेराव करना चाहिए। ये हर चीज़, अब जितनी भी नाकामियाँ उस पर पूरा ठिकरा नगर निगम पे फोड़ते हैं, जबकि उनको सबको मालूम है, पूरे जनता को मालूम है कि नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट का उस संस्था पे उनको कुछ नहीं करना चाहिए। उनके ऑफिस में जाए, घेराव करे। इन रोड में नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा। इन लोगों को कोई काम करना नहीं है। 4.5 साल घर में बैठे, अब चुनाव आ रहा है, कुछ तो अपनी पार्टी को दिखाना है, इसलिए थोड़ा बहुत नौटंकी कर रहे हैं। बाकी उनकी निष्क्रियता, खुद की निष्क्रियता को छुपाने के लिए ये सब लोग काम कर रहे हैं। धमतरी से योगेश साहू, इंडिया टाउन न्यूज।
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 16 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के तहत प्रेस वार्ता हुई। भाजपा यात्रा प्रभारी और जिला समन्वयक ने परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि कांग्रेस राज में अपराध को तेजी से बढ़ावा मिला है। लूट, डकैती, अनाचार, नशे के कारोबार, हत्या समेत अन्य तरह के अपराध हो रहे हैं। भाजपा पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता में आई है लोगों को ठगा जा रहा है। प्रदेश के भोले भाले लोग कांग्रेस के झांसे में नहीं आएंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आने वाले चुनाव में जरूर सत्ता परिवर्तन करेगी और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। परिवर्तन यात्रा में जुट रही भीड़ से यह साफ हो गया है कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद जरूर बीजेपी को मिलेगा। नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को भी हमें आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है तो परिवर्तन होना जरूरी है। अगर परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पे जो विकास हो रहा है वैसे ही विकास एक छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहू जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, यहाँ पे जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता है, इनके सारों के मेहनत के कारण छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पे आने के लिए प्रतीक्षा में है। निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि गांव, गरीब, किसान के लिए कांग्रेस ने कभी किया नहीं। वायदे किए, भुलावे में रखा और उनके वोट लेते रहे, राज करते रहे, लूटते रहे देश को, प्रदेश को। जनहित के काम हम ही करने वाले हैं, आने वाले समय में भी हम यही करेंगे। बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव में सर्व आदिवासी समाज भी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। सत्ताधारी कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी के बाद अब सर्व आदिवासी समाज ने चुनाव में उतरने के लिए कमर कसा है और 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शुक्रवार को आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने जगदलपुर में महत्वपूर्ण बैठक कर 50 सीटों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही हमर राज पार्टी की ओर से चुनावी रण में आ चुकी है। वहीं सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि हमर राज पार्टी के नाम से समाज ने 35 सीटों पर पैनल तैयार कर लिया है और बाकी सीटों पर भी विचार किया जा रहा है। इसी के साथ मैनिफेस्टो और ड्राफ्ट को भी तैयार किया जा रहा है। वहीं समाज ने नारा भी दिया है कि अब की बार आदिवासी सरकार। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने बताया है कि दोनों सरकारों ने समाज के हित के लिए कोई काम नहीं किया है। मजबूरन समाज चुनाव में उतर रही है। वहीं सरकार जिसकी भी बने बिना समाज के बगैर बन नहीं सकता और आदिवासी मुख्यमंत्री भी होगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अरविंद नेताम ने कहा है कि आदिवासियों पर हुए अत्याचार व रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। अब जल्द ही समाज एक हफ्ते में उस जगह जाकर पूरी रिपोर्ट लेगा और समाज को अवगत भी कराएगा। देखिए, ड्राफ्ट सब तैयार है, कैंडिडेट का पैनल भी तैयार है, मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट भी तैयार है। हम राष्ट्रीय पार्टी के जो फैसले हैं उनके इंतज़ार कर रहे हैं। अब बड़े पार्टी हैं, उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनको देखेंगे क्या उनको भी वॉच करना है। उस हिसाब से थोड़ा बहुत जो हेर फेर हो सकता है, उनकी जो स्टेप्स हैं, जो भी कार्य आगे बढ़ेंगे, उसके हिसाब से भी हमने इसलिए स्पेस छोड़ा है। पार्टी की 12 सीटों के लिए क्या कैंडिडेट्स चुन लिए गए हैं? पैनल बन गया है सभी सीटों का। जगदलपुर से बासुकी ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। केसीजी जिले में बीते दिनों से गंडई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे गांव के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बीते 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते गंडई नगर के नजदीकी ग्राम पंचायत भुरभुस्सी के कई घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते राशन सामान, बिस्तर, कपड़े, खेतों में डाले जाने वाले खाद्य, पशुओं के चारे सहित कई जरूरी सामान पानी में डूब गए हैं। घर की महिलाएं बाल्टी से पानी बाहर निकालने को मजबूर हैं। एक और ग्राम पंचायत भुरभुस्सी के वार्ड नंबर 11 के ग्रामीणों ने अपनी समस्या पत्रकारों को बताते हुए कहा है कि कई साल से नाली की सफाई नहीं हुई है, जिसके चलते घरों में पानी घुस गया है। ग्रामीणों का कहना
है कि सरपंच के पास समस्या लेकर गए थे। वहीं सरपंच का कहना है कि नालियों की सफाई कराई गई थी, लेकिन बारिश बहुत ही ज्यादा हुई है, जिसके चलते घरों में पानी भर गया है। गली मन में पूरा पानी भरे, कुआं में जो पानी है हमारे दिखा था सामने में, सबके घर में भरे। सरपंच के पास गए रहे, कहा बोला थे मैं कुछ नहीं कर सका हूँ, सुबह से आके बहस मत कर कहा थे। 1 साल से मतलब नाली साफ नहीं हुआ है, बीते रात से पानी गिरे हैं, राशन चावल वावल है, राशन है पूरा खराब, नुकसान हो चुके हैं, देखो पानी भर चुके हैं अभी तक के। और सरपंच के पास जावे तो बोलते कि नाली साफे नहीं कराया हुआ। और अभी प्रत्येक घर में तो नल से सुविधा है, कुआं का भी सफाई नहीं हुआ है, इसलिए यूज नहीं हो रहा है। और हाइट करने के लिए मैं मजदूर को भेजा था, मिस्त्री को भेजा था, तो इन लोगों ने मना कर दिया। काम इतना बताए कि मूलभूत में इतना पैसा नहीं था, इस कारण से थोड़ा। आज हम ग्राम पंचायत गुरबुसी के वार्ड नंबर 11 में खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि बीते रात जो बारिश हुई है और बारिश का पानी जो है घरों में घुस गया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये घर की महिलाएं हैं जो अपने घर से पानी को बाहर निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत कर रही हैं। विगत 2-3 वर्षों से यहाँ पे जो नाली है, पानी निकासी के लिए जो नाली है, वो पूरी रीति से चौक हो चुका है। और सरपंच को ग्राम के लोगों ने जब जाकर के बताया कि हमारे घरों में पानी घुसा हुआ है, उसके लिए कुछ तो व्यवस्था कीजिए, तो ग्रामीण बताते हैं कि सरपंच जो उनके ऊपर बरसने लगा और कहने लगा है कि वो तुम्हारी समस्या है, तुम अपनी समस्या का समाधान करो, मेरे साथ बहस मत करो। नानादी प्रकार की बातों को बोल करके उन्हें धुतकारा गया है। सारी चीज़ें जो है भीग चुकी हैं और उसके बचाव के लिए घर की महिलाएं काफ़ी मशक्कत कर रही हैं, पानी बाहर निकाला जा रहा है। इंडिया टाउन के लिए गंडई से रत्नेश्वर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कबाड़ियों का आतंक मचा हुआ है कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की परवाह नहीं है। कबाड़ चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि विद्युत प्रवाहित 33 की वी लाइन को काटा जा रहा था। शनिवार के अलसुबह इस कोशिश में एक युवक बुरी तरह झुलस गया। कोरबा क्षेत्र के दर्री थाना अंतर्गत आने वाले सीएसईबी कॉलोनी परिसर मुख्य मार्ग समीप गड्ढे में एक युवक की कराहती आवाज को सुनकर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की नजर उस पर पड़ी। बुरी तरह से झुलसे और अधमरे हालत में कीचड़ में पड़े इस युवक की पहचान अमित उर्फ भोलू के रूप में की गई है। घटनास्थल से तार काटने वाला 2 नग हेक्सा ब्लेड, 4 नग ब्लेड, 2 जोड़ी चप्पल सहित कटे हुए सिल्वर के तार को भी दर्री पुलिस ने बरामद किया है। गौरतलब है कि हाल ही में कोरबा जिले के कबाड़ सरगना विशाल बत्रा को पकड़कर पुलिस विभाग द्वारा खाना पूर्ति तो जरूर की गई, लेकिन सरगना के जेल में होने के बाद भी कबाड़ी का खेल बदस्तूर जारी है। वहीं आवासीय परिसर में घटी इस घटना के बाद पुलिसिया पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। युवा वर्ग अब शॉर्टकट में पैसे कमाने के चक्कर में कबाड़ी दल में शामिल होकर अपनी जान जोखिम में डालते हुए चोरी करते हैं। ऐसे में दुर्घटना का शिकार होना लाजमी है। बहरहाल 33 के वी करंट की चपेट में आने से घायल युवक का उपचार सीएसईबी अस्पताल में ही किया जा रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दर्री पुलिस इस मामले में मौके से कई महत्वपूर्ण सुराग इकट्ठे करते हुए कबाड़ चोरों के दल की पतासाजी में लगी हुई है। जो घटना घटी यहाँ पर इसको अभी हाल ही में डिसमेंटल कराया गया था। नहीं पता किस वजह से यहाँ पर करंट आया है, किस वजह से हुआ है, इसकी जांच होनी ज़रूरी है, क्योंकि इस वजह से बस्तीवासी सभी आक्रोशित हैं। सभी महिलाएं, बच्चे सब आए हुए हैं, देख रहे हैं ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसके लिए हमारे विभाग के डिस्ट्रीब्यूशन के विभाग के लोगों को इसमें सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ऐसी पुनरावृत्ति बार बार ना हो। कोरबा से अजय राय, इंडिया टाउन न्यूज। पहुंचे हैं राजनांदगांव के जिले के विकासखंड डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 में। यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालते हैं। हमारे कॉलेज में जो छेड़खानी हो रहा है महिलाओं को, आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। बीच में बहुत सारा हादसा हो रहा था, कई लोग का मौत भी हो गया इस रोड के कारण। हो सके तो झिल्ली विल्ली बंद करवा दे और प्लास्टिक के सामान जितना भी आता है वो मतलब बंद करवा दे। कल के समय में बेरोजगारी तो बढ़ी गई है, साथ में शिक्षा का स्तर जो है बहुत कम हो गया है। तो पहले गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा सही करे। हाथ जोड़ के घर घर जाके वोट मांग सकते हैं, आए तो मोहल्ले में जाके घर घर जाके दुख सुख
पूछ सकते हैं, आए उसके बाद उसको दुख सुख को बांट सकते हैं। ये सरकार विकास कर ही ना बोला वोट दे वोट, चाहे भाजपा रहे कांग्रेस रहे। होता सभी क्षेत्र में जो रोजगार है उसका जितना हो सके जो सीट वगैरह तब खोलने की प्रयास करे। और मेरा मानना ये है अभी तो खोलेंगे, सभी खोलेंगे मुझे पता है, पर जस्ट चुनाव के बाद इसे क्यों बंद कर दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव के बाद भी खोलें। वास्तव में वोट उनको मिलना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए